व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और क्या आप लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ ली? क्या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर आपको ब्लैक बॉडी समझ में आई? क्या प्लैंक्स की चिप्स वाली कहानी आपको अच्छी लगी? तो वेरी गुड। अब आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना अबाउट स्पेक्ट्रम्स। तो गाइस, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले, दैट स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं और स्पेक्ट्रम कैसे समझे। बड़ा कंफ्यूजन होता है स्पेक्ट्रम के अंदर, काफी बच्चों को काफी सारी दिक्कतें होती है स्पेक्ट्रम पढ़ने में। तो देखो, बड़े ध्यान से मेरी एक बात सुनो। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? लेट्स से अपने पास में एक प्रिज्म है। आप लोगों ने क्लास 10th में इस प्रिज्म को देखा होगा। ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा तिकोना पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप लोगों ने 10th में आई थिंक कुछ प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे कि एक वाइट शीट पर प्रिज्म रख के उसको खिड़की के सामने रखते थे, तो उस पर आपको 7 कलर की लाइट दिखती थी, यानी कि बहुत सारे कलर निकलते हुए दिखते थे। आप उसको फिर अपनी पेंसिल से ड्रॉ करते थे। तो वही कुछ एक्सपेरिमेंट अपने को यहाँ पर करना है कि लेट से यहाँ पर मेरे पास में एक लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स से एक वाइट कलर की लाइट, इस लाइट सोर्स से या हमारे पास में एक सोर्स है और इस सोर्स से एक वाइट कलर की लाइट हम लोगों ने क्या किया, इस प्रिज्म पर इंसिडेंस करी। जैसे इस प्रिज्म पे एक वाइट कलर की लाइट पड़ेगी, आपको यहां पर कुछ फिनोमिनन ऑब्जर्व होगा। आप देखोगे कि इस प्रिज्म पर गिर वाइट कलर की लाइट रही है, लेकिन बाहर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, आपको ये 7 अलग अलग कलर्स ऑब्जर्व होते हुए दिखाई पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? सो देयरफॉर यहां पर मैं कह सकता हूं दैट अ वाइट लाइट, एक वाइट कलर की लाइट स्प्लिट हो गई इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। एक व्हाइट कलर की लाइट 7 अलग कलर्स में स्प्लिट हो गई, एंड दिस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट एंड दिस डिफरेंट टाइप ऑफ कलर इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। इसे ही कहा जाता है प्यारे बच्चों स्पेक्ट्रम। तो हमें इस व्हाइट कलर की लाइट के स्प्लिट होने के बाद जो 7 अलग अलग विबग्योर यानी इंद्रधनुषी कलर दिख रहे हैं, इसे ही कहा जाता है स्पेक्ट्रम। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम बनता कैसे है? बाय द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रम है क्या? 7 अलग अलग कलर जो हम लोगों को एक साथ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रॉपर अरेंजमेंट में दिखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। बोलो, क्या स्पेक्ट्रम के अंदर किसी भी तरीके का डाउट? एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब एक पानी की बूंद आसमान में होती है, जब बारिश गिरती है, तो बारिश गिरने के बाद आसमान के अंदर क्या होता है? बारिश गिरने के बाद आसमान के अंदर वाटर वेपर रह जाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि एकदम से अगर धूप निकल जाए तो आपको ह्यूमिडिटी फील होने लग जाती है। तो वाटर की ड्रॉप्स कुछ आसमान में रह जाती है और एकदम सन निकल आए, तो सन जो कि एक वाइट कलर की लाइट हमारी अर्थ पर फेंकता है, वी ऑल नो। तो जब ये सन की वाइट कलर की लाइट इस वाटर ड्रॉप पर पड़ती है, इस वाइट कलर की लाइट इस वाटर ड्रॉप पर पड़ती है, तो आपको इस वाटर की लाइट से क्या दिखता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी कि क्या दिखता है? रेनबो, रेनबो, इंद्रधनुष। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये है प्रिंसिपल आपके इंद्रधनुष दिखाई देने का। तो ये इंद्रधनुष सिर्फ तभी दिखाई पड़ता है जब वाटर वेपर हो और व्हाइट लाइट उस पर पड़ रही हो। तो जब व्हाइट लाइट पड़ती है तो 7 अलग अलग कलर में बढ़ जाती है, यानी इस फिनोमिनन को, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को ही स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई डाउट? नाउ गाइस, स्पेक्ट्रम आर ऑफ 2 टाइप्स। स्पेक्ट्रम हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं। पहला स्पेक्ट्रम होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। पहला स्पेक्ट्रम क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम। नाम से ही समझ में आ रहा है यहां पर चीजें एमिट होगी, बाहर निकलेगी। और दूसरा स्पेक्ट्रम होता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से समझ में आ रहा है यहां पर चीजें अब्जॉर्ब होगी। दोनों को डिस्कस करेंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले हम लोग सब हेडिंग डालेंगे अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम।
जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर चीजें क्या होने वाली हैं? एमिट होने वाली है, बाहर निकलने वाली है। तो बच्चों एमिशन स्पेक्ट्रम अपने पास में एक नहीं, दो नहीं, तीन टाइप के होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसमें सबसे पहला वाला होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। जी हां भाई और बहनों, आपने बिल्कुल सही सोचा। ये वही स्पेक्ट्रम है जो हम लोगों ने रदरफोर्ड में पढ़ा था। क्या आप लोगों ने रदरफोर्ड के अंदर कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम का नाम सुना था? अगर नहीं तो अच्छा के वीडियो देखो, रदरफोर्ड के लिमिटेशंस वाला वीडियो जाकर देखो। उसमें मैंने कहा था कि रदरफोर्ड का मॉडल कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम देगा, देता नहीं है क्योंकि वो है ही नहीं। लेकिन अगर वो सच होता तो वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम देता। सर ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है? पहली बात, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम इस दुनिया में, इस अर्थ पर बनाना नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑन दिस अर्थ। कारण, बन ही नहीं सकता। तो क्या रदरफोर्ड का मॉडल गलत था? क्योंकि उसमें तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बन रहा था, तभी तो गलत बोला। उसका एटम वो बनाता अगर उसका मॉडल सही होता। मेरी बात समझो, पिछली बार जो मैंने पिछले सेशन में वीडियो बनाया था उसमें बच्चे ये बोल रहे थे कि सर फिर रदरफोर्ड का मॉडल तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम दे रहा था, तो क्या होगा? अरे वो सही होता तो देता ना, वो गलत है। वो इस दुनिया में ऐसा कोई एटम है ही नहीं जो रदरफोर्ड ने बोला, तो दुनिया में कोई कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है ही नहीं। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम सिर्फ कौन देता है? सन। कौन देता है? सन। अब सन क्यों देता है? क्योंकि सन के अंदर एटम की तो बात ही छोड़ दो, एटम के न्यूक्लियस के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो सन एक अलग चीज है। तो सिर्फ सन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम दे सकता है। अगर कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम चाहिए तो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठो और सन पे निकल जाओ, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम वहां मिल जाएगा। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है क्या, समझते हैं। सन है, सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है, अगर आप उसको किसी इंस्ट्रूमेंट की तरफ से, अभी तो मैं यहां पर प्रिज्म मान लेता हूं, अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जैसे अपन ने यहां पर प्रिज्म की मदद से व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया, अगर आप सन से निकलने वाले इस रेडिएशन को, इस लाइट को अगर आप किसी प्रिज्म या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की तरफ से स्प्लिट करके देखोगे तो आप पाओगे कि इसके अंदर जो स्प्लिटिंग हो रही है ये बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है। मतलब आपको इसके अंदर दुनिया के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दिखाई देने लगेंगे। मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अल्ट्रा वॉयलेट, इंफ्रारेड, एक्स रे, गामा रे, डेल्टा रे, पता नहीं कौन कौन सी रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सारी रेडिएशंस आपको दिखने लगेंगे। तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर यू विल ऑब्जर्व ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। All type of electromagnetic radiations can be observed। अब समझ में आया कि अर्थ पर कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बन सकता। इमेजिन करो आपने बल्ब जलाया, बल्ब में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, बल्ब में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, आपने बल्ब चालू करा, वो बल्ब कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम दे रहा है। समझो स्पेक्ट्रम क्या है? एक वाइट कलर की लाइट स्प्लिट हुई, 7 कलर दिखे, और ये वाइट कलर की लाइट ही हमारी आंखें देख सकती है। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि हमारे बल्ब से लाइट निकले। लाइट कैसी निकले? सन के जैसी, जो हमें देखने में मदद करे। मतलब वो जो लाइट होनी चाहिए उसकी वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने क्या करा? रदरफोर्ड की बात मानी और उसका एटम कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम देता। अगर होता तो, वैसे तो है ही नहीं, तो वो क्या करता? वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम देता। मतलब आप लोगों को दुनिया के सारे रेडिएशन वो बल्ब से निकल रहे होते। सर बल्ब से लाइट क्यों आती है? क्योंकि बल्ब में गैस भरी हुई है। गैस में जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, गैस के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइट होकर वो उछलते हैं
एनर्जी छोड़ते हैं और वापस नीचे गिर जाते हैं। वो जो एनर्जी उछलने के बाद छोड़ते हैं वही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो लाइट के रूप में बल्ब के बाहर आ रही है। तो क्या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है कि जैसे आप बल्ब चालू करते हो वो बल्ब से दुनिया के सारे रेडिएशन निकलने लग जाते हैं। मतलब उस बल्ब से विजिबल रेज भी आती, IR भी आती, गामा भी आती, डेल्टा भी आती, कॉस्मिक भी आती, सॉरी एक्सरे भी आती, यूवी भी आती, माइक्रो भी आती, रेडियो भी आती। हम तो सब मर जाते, सबको कैंसर हो जाता लाइट के नीचे बैठने से। क्यों? क्योंकि उससे सारे रेडिएशन बाहर आ रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये बात पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अर्थ पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दे सकता है। तो यहां पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पॉसिबल नहीं है एंड देयरफॉर यही तो रदरफोर्ड के एटम का ड्रॉबैक था। दिस वाज द रदरफोर्ड मॉडल ड्रॉबैक। रदरफोर्ड के मॉडल का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक निकल के आया। क्या ये बात समझ में आई? तो व्हाट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? ये सिर्फ सन बना सकता है क्योंकि सन एक आइडियल बॉडी है जो दुनिया के सारे रेडिएशन अब्सॉर्ब और रिलीज कर सकता है। उसको छोड़कर बाकी दुनिया में और कोई आइडियल बॉडी नहीं है जो ब्लैक बॉडी कहला सके। मतलब वो कुछ स्पेसिफिक रेडिएशन अब्सॉर्ब करते हैं और कुछ स्पेसिफिक रेडिएशन ही रिलीज करते हैं। अब मेरी बातों की गहराई को समझना। अब नील बोर का मॉडल आने वाला है, समझ रहे हो? तो नील बोर का मॉडल क्या कहता है कि कुछ स्पेसिफिक रेडिएशन ही अब्सॉर्ब होंगे और कुछ स्पेसिफिक रेडिएशन ही रिलीज होंगे। इस बात पर आप थोड़ा सा फोकस करना क्योंकि जब नील बोर आएगा तब ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो क्या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमको क्लियर है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? कूल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास में बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम। नाउ गाइस, बैंड स्पेक्ट्रम को कुछ किताबें कंटिन्यूअस बोल देती हैं या मैं कहूं कुछ किताबें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को बैंड स्पेक्ट्रम मानती है। जैसे शायद अपनी एनसीईआरटी मैंने पढ़ी नहीं है वो वाला टॉपिक, बट हाँ शायद ऐसा लिखा हुआ है। काफी बच्चों ने पिछली बार पूछा भी था कि सर बैंड स्पेक्ट्रम तो कुछ है ही नहीं। अपनी किताब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को बैंड बोलती है। बैंड स्पेक्ट्रम क्या है? ये बैंड स्पेक्ट्रम है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अपने पास में 8 प्रकार के होते हैं उसमें से एक टाइप था विजिबल। विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल रेडिएशन, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 अलग अलग कलर से मिलकर बना था। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और उसकी रेंज क्या थी? 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम। तो अपने अर्थ पर इस स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोला जा सकता है। एक व्हाइट लाइट जब गिरती है प्रिज्म पर और वो 7 कलर में बट जाती है तो आपको एक पूरा बैंड दिखाई देता है, आपको एक पूरा पट्टा दिखाई देता है। मतलब इनका यह कहना है कि एक व्हाइट लाइट 7 प्रकार की लाइट से मिलकर बनी और अगर वो सातों की सातों दिख जाए तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस में हमने ये तो बोला कि जितने टाइप हो, जितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हो वो सब ऑब्जर्व हो जाए। तो कोई बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो फिर यहां पर आपको एक छोटा सा डिफरेंस करते आना चाहिए कि कंटिन्यूअस का मतलब है आपको सारे रेडिएशंस मिले। एंड व्हाट इज बैंड स्पेक्ट्रम? बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर आपको क्या होगा? अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव and its complete range is observed मतलब हमारे पास में एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कौन सा? ये व्हाइट लाइट जो कि कौन सा टाइप का रेडिएशन है? विजिबल टाइप का रेडिएशन है। ये प्रिज्म पर गिरा और इसका एक कंप्लीट रेंज मुझे ऑब्जर्व हुई 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में मुझे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सारी लाइट ऑब्जॉर्व हुई। तो इसे बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आप चाहें तो इसे कंटिन्यूअस भी मान सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बैंड अलग है। ये एक वेवलेंथ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितने रेंज से मिलकर बना है
उस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या रेंज है, ये बस उसे बताता है। जैसे विजिबल की एक रेंज है तो इसने बस उसे बताया, लेकिन कंटिन्यूअस एक बड़ी चीज है, वो सारे रेडिएशंस के बारे में बता सकता है। तो आपकी इच्छा, आप दोनों को एक मान के चलो। स्कूल एग्जाम्स में बैंड और कंटिन्यूअस को हटाकर सिर्फ कंटिन्यूअस के अंदर ये वाला एग्जाम्पल और ये वाली लाइन लिखकर आ जाओ, चलेगा। अलग लिखकर आओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। क्या है लाइन स्पेक्ट्रम? मैंने कहा था रदरफोर्ड का एटम गलत है। जो सच्चाई होती है, जो रियल एटम्स होते हैं जो आज इस अर्थ पर हैं, वो लाइन स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करते हैं। क्या है लाइन स्पेक्ट्रम? आपने देखा होगा जब आप स्ट्रीट पर चलते हो रात में, तो जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें बड़े बड़े अंडे जैसे हो, बड़े बड़े व्हाइट कलर के बल्ब होते हैं जो लाइट जलने पर पीले रंग की रोशनी फेंकते हैं। व्हाट आर दे आर सोडियम लैंप। क्या होते हैं? सोडियम लैंप। तो यहां पर एक काम करते हैं, अपन एक सोडियम लैंप बना लेते हैं। सो दिस इज अ सोडियम लैंप। जैसे ही सोडियम लैंप से एक रोशनी निकली, हमने इस रोशनी को एक प्रिज्म पर गिराया, एक प्रिज्म पर इसकी रोशनी को हमने गिराया, लेकिन हमें जो रिजल्ट मिला वो काफी चौंकाने वाला मिला। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर एक अल्ट्रावायलेट लाइट मिली, लेट से ये 3450 एंगस्ट्रॉम की थी। मुझे एक येलो कलर की लाइट मिली जो 6000 एंगस्ट्रॉम की थी, और मुझे एक इंफ्रारेड लाइट मिल सकती है जो लेट से 7800 एंगस्ट्रॉम की थी। तो यहां पर ये क्या हो रहा है? यहां पर मुझे स्पेसिफिक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल रही है स्प्लिटिंग होने के बाद। ना तो मुझे पूरी रेंज दिखाई पड़ रही है, ना तो मुझे दुनिया के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे सिर्फ एक रेंज दिखाई पड़ रही है। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक वेवलेंथ की स्पेसिफिक वेव्स प्रोवाइड करता है। तो व्हाट इज व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम? इट गिव्स स्पेसिफिक waves of specific wavelength, यानी यहां पर हर चीज स्पेसिफिक है। आप देखो, अगर आपको विजिबल रेडिएशन मिल रहा है तो सिर्फ येलो कलर का दिख रहा है, और ऐसा होता भी है। वो अंडे जैसा बल्ब जो स्ट्रीट लाइट पे जल रहा है वो सिर्फ येलो कलर की रोशनी देता है। इंद्रधनुष जैसा चमकता नहीं है 7 रंग में, वो एक ही कलर देता है। क्यों एक कलर देता है? क्योंकि वो लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है। तो उस लैंप के अंदर जो सोडियम नाम की गैस भरी है, वो सोडियम नाम का एटम भरा है, वो सिर्फ येलो कलर बाहर एमिट कर रहा है। दैट मीन्स वो लाइन स्पेक्ट्रम एमिट कर रहा है, इसलिए तो रदरफोर्ड का मॉडल गलत हो गया। और यही बात लाइन स्पेक्ट्रम हमें सिखाता है कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये हर चीज स्पेसिफिक देता है। अब लाइन स्पेक्ट्रम की खासियत सुनो। बल्ब जलाया, मेरी बात सुनना, आपने बटन चालू करा, करंट निकला, करंट पहुंचा बल्ब में। अब अगर बल्ब सोडियम वेपर अगर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देते तो उसको दुनिया के सारे रेडिएशन रिलीज करने होते। तो समझ रहे हो उसको कितनी एनर्जी लेनी पड़ती, मतलब वो कितना करंट खींचता, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी खींचता, वो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी खींचता, फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स उछलते, वापस नीचे आके गिरते और ये रेडिएशन छोड़ते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते। कौन सी? विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, गामा, कॉस्मिक, माइक्रो, रेडियो, बहुत सारी वेव छोड़ते। तो ज्यादा एनर्जी लगती। बैंड होता तो बैंड में भी बहुत एनर्जी लगती। भाई 3500 से 7500 एंगस्ट्रॉम की रेंज में पूरे 7 कलर छोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगती। लेकिन अगर लाइन की बात करें तो सिर्फ येलो कलर की लाइट छोड़नी है, जरा सी एनर्जी लेगा। कितनी एनर्जी लेगा? बस उतनी एनर्जी लेगा जितने में उसका इलेक्ट्रॉन इतना उछल सके, इतना ऊपर जा सके कि वो येलो कलर की लाइट छोड़ के वापस गिर जाए। समझ रहे हो?
बस उसको इतनी इलेक्ट्रॉन को उछालने की जरूरत है कि वो येलो रेंज तक पहुंच जाए, येलो कलर छोड़े और वापस नीचे आकर गिर जाए। तो यहां पर कम एनर्जी लगेगी, तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल भी है और यही होता है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। समझ रहे हो? अभी ये इलेक्ट्रॉन क्यों उछल रहा है, कहां उछलता है, कहां गिरता है, कैसे एनर्जी छोड़ता है, ये नील बोर्ड समझाएगा, नील बोर्ड समझाएगा, वहां और समझ में आएगा। लेकिन अभी इतनी चीज अच्छे तरीके से क्लियर हुई क्या? लाइन स्पेक्ट्रम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। तो बच्चों एमिशन स्पेक्ट्रम के 3 टाइप, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। जल्दी से इतना नोट करो, फिर ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है इसकी बात करते हैं। फटाफट इतना नोट करो, हो गया? चलिए अब अपन यहां पर बात करते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब अब्जॉर्ब। क्या आप लोगों को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाली मेरी बात याद है? लोहे की गेंद वाली। लोहे की गेंद अगर गर्म हुई और वो लाल कलर की दिखने लगी, फिर वो ऑरेंज कलर की दिखने लगी। समझना बात को। एक लोहे की गेंद है, उसको अपन ने हीट करा तो पहले उसका कलर डल रेड हुआ, फिर उसका कलर बढ़ के रेड हुआ और फिर उसका कलर बढ़ के ऑरेंज हुआ। यहां पर क्या हो रहा है? यह हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है। और जब यह ठंडी होना चालू होगी तो ठंडी होते वक्त आपको पहले ऑरेंज कलर की दिखेगी, फिर जब थोड़ा सा और ठंडा होगा तो रेड दिखेगा, फिर थोड़ा और ठंडा होगा तो डल रेड दिखेगा। तो यहां पर वो क्या कर रहा है? एनर्जी एमिट कर रहा है। समझ रहे हो बात को? तो अभी अपन ने सीखा एमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब एक एटम एमिट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन अब अपन सीखेंगे कि वो क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कैसे कर रहा है। तो एक बात समझो, अगर लोहे की गेंद लाल रंग की रोशनी एमिट कर रही है तो वो लाल रंग की रोशनी अब्जॉर्ब भी कर सकती है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? और कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम काम करता है, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम काम करता है। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है आप यहां पर समझेंगे। वॉयलेट, इंडिगो छोड़ दो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विबग्योर बनाया, बस इंडिगो छोड़ दो। वॉयलेट इंडिगो एक जैसा होता है। तो अगर मान लो आपके एटम ने अगर वॉयलेट कलर की लाइट को अब्जॉर्ब करा है तो ये वॉयलेट कलर की लाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दुनिया को दिखाएगा। ये कुछ ऐसा होता है जब आप ऑरेंज और व्हाइट को मिक्स करते हो तो आपको स्किन कलर दिखने लगता है। जब आप लोग रेड, येलो और व्हाइट मिलाते हो तो आप लोगों को पिंक कलर दिखाई देने लगता है। जब आप लोग येलो और ब्लू मिक्स करते हो तो आप लोगों को ग्रीन कलर दिखाई देने लगता है। तो ये जो कलर्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इसी तरीके का कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहां पर भी होता है। तो अगर आपके एटम ने वॉयलेट कलर की लाइट अब्जॉर्ब करी है तो वो येलो कलर की लाइट को एमिट करेगा, और अगर उसने येलो कलर की लाइट अब्जॉर्ब करी है तो वो वॉयलेट कलर की लाइट को एमिट करेगा। अगर उसने रेड कलर की लाइट अब्जॉर्ब करी है तो ग्रीन कलर छोड़ेगा, ग्रीन कलर की लाइट अब्जॉर्ब करी है तो रेड कलर छोड़ेगा, ऑरेंज कलर की लाइट अब्जॉर्ब करी है तो ब्लू कलर छोड़ेगा, ब्लू कलर की लाइट अब्जॉर्ब करिए तो ऑरेंज कलर छोड़ेगा। ये इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में वर्क करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेट्स से मेरे पास में यहां पर एक सॉल्यूशन है, मैंने यहां पर एक सॉल्यूशन बनाया। ये सॉल्यूशन मैंने बनाया सोडियम क्लोराइड का। दिस इज अ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी कि मैंने NaCl को पानी के अंदर मिला दिया। अब एक सोर्स से अपन ने एक व्हाइट कलर की लाइट एमिट करी जो एक प्रिज्म पर आकर गिरी। प्रिज्म में आकर गिरने के बाद क्या होगा, वो 7 कलर में बट जाएगी। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड।
और यहाँ पर पीछे मैंने एक ब्लैक कलर की स्क्रीन लगा दी। इस स्क्रीन पर मुझे हर कलर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जब ये रेज यहां से बाहर निकली तो यहां पर मुझे वॉयलेट दिखा, इंडिगो दिखा, ब्लू दिखा, ग्रीन दिखा, ऑरेंज दिखा, रेड दिखा। समझ में आई बात आप लोगों को? क्या हुआ? कोई दिक्कत इसके अंदर? सर गलती कर दी। एट 20 मिनट 59 सेकेंड आप भूल गए येलो लिखना। मैं भूला नहीं हूं मैं। आया ही नहीं है येलो बाहर येलो आया ही नहीं है। यहां पर आपको एक डार्क स्पॉट दिखेगा। यू विल ऑब्जर्व अ डार्क स्पॉट मतलब देयर इज नो येलो लाइट। यहां पर कोई येलो लाइट आपको दिखाई दी ही नहीं। तो क्यों नहीं दिखाई दी लाइट? क्योंकि येलो कलर की जो लाइट है, जो येलो कलर की जो रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या जो येलो कलर की जो एनर्जी है, दैट इज अब्सॉर्ब्ड बाय सोडियम ने क्या करा? उसको अब्सॉर्ब कर लिया। हमेशा ध्यान रखना, सोडियम का कलर येलो होता है। अगर आप सोडियम को खूब हीट करोगे, नमक को यानी सोडियम क्लोराइड को खूब हीट करोगे तो पीले रंग का हो जाएगा, नमक पीला हो जाएगा। सोडियम लैंप से येलो कलर की रोशनी बाहर आती है और नमक के सॉल्यूशन में येलो कलर की लाइट अब्सॉर्ब हो जाती है। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब निकली तो सातों कलर की रोशनी थी, लेकिन इस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में जाने के बाद सोडियम ने येलो कलर की जो लाइट है, येलो कलर की लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने की वजह से इसकी अपनी कुछ वेवलेंथ होगी, इसकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी के हिसाब से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से इसकी अपनी कुछ एनर्जी भी होगी। सर येलो कलर की लाइट की एनर्जी कैसे निकालोगे? E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। जो इच्छा उससे निकाल लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल येलो कलर की रोशनी की जो वेवलेंथ है वो 6000 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो बस एनर्जी निकाल लो। 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो इसको सॉल्व कर लो तो आपको इस येलो कलर की लाइट की एनर्जी मिल जाएगी। समझ में आ रही बात आप लोगों को? बेटा बच्चों कोई दिक्कत? मीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, एनर्जी जूल्स में आ जाएगी। समझ रहे हो? तो येलो कलर की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी सोडियम के कॉम्प्लीमेंट्री होगी। वो उतनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है, उसमें उतनी ताकत है कि मैं येलो कलर की एनर्जी अब्सॉर्ब कर लूं, तो वो अब्सॉर्ब करके अपने अंदर रख लेगा। बाकी बची हुई लाइट्स बाहर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। तो जो एक स्पेसिफिक एनर्जी की लाइट, वेवलेंथ की लाइट या फ्रीक्वेंसी की लाइट अब्सॉर्ब हो जाए और बची हुई लाइट बाहर दिखे, इज कॉल्ड एज अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है? तो गाइस ये जो मैंने इतने अपने फेफड़े फाड़ के आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब स्पेक्ट्रम अगर थोड़ा सा क्लियर हो गया है तो नाउ यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड कि आप नील बोर की भाषा, नील बोर की भावना समझ सको। तो अगले वीडियो में अपन नील बोर के मॉडल को पढ़ने से पहले हर्ट्ज का एक और एक्सपेरिमेंट दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीखेंगे, उसकी बात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कहां पर? हमारे नील बोर के मॉडल ऑफ एटम की तरफ। तो अभी जरा इसको अच्छे तरीके से देख लो स्पेक्ट्रम को। कोई डाउट होता है मुझसे पूछ लो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। नोट्स ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशंस पर अवेलेबल है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का एक कोर्स और लॉन्च होने वाला है, उसके लिए भी आपको ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशंस पर जाना पड़ेगा। बाकी फ्री वीडियोस तो यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप इसको जितना चाहें उतना देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।